और अब कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। 2024 के चुनाव का सियासी ट्रायल शुरू है। एक तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA मोदी सरकार के खिलाफ दांव सेट करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष के लिए 3 दांव सेट किए हैं। ये 3 दांव हैं भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिवाद। इन 3 दांव को प्रधानमंत्री ने 2047 के विकसित भारत प्लान से जोड़ दिया है। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिवाद की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए विपक्ष के सामने अपने 3 दांव चल दिए हैं और इन तीनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री करीब करीब हर मंच से लगातार वार करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दे छेड़े तो विपक्ष ने उन्हें फौरन लपक कर पलटवार किया। लालू यादव की पार्टी RJD ने कहा है कि बीजेपी खुद सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और भ्रष्टाचारियों को कमल छाप साबुन से धोती है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने कहा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और जातिवाद पर बोलते हैं और खुद बजरंगबली और कब्रिस्तान श्मशान के नाम पर वोट मांगते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों के खिलाफ 2024 का युद्ध लड़ा जाएगा? क्या पीएम के मौजूदा साक्षात्कार ने 2024 चुनाव की धार तैयार कर दी है? और इसके जवाब में विपक्ष के गठबंधन के पास कितनी तैयारी है? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप सांप्रदायिकता, करप्शन और जातिवाद पर बोल रहे हैं। लोकतंत्र को तो आपने शर्मसार कर दिया। आपसे बड़ा सांप्रदायिक कौन है? हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना, मन में गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। जितने भ्रष्टाचारी थे सबका माला उन्होंने पहन लिया। तो भ्रष्टाचार के विश्व पितामह तो देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हैं। अब किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? और इसलिए जब प्रधानमंत्री काम करते हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं तो ना मोहित ना मोहम्मद में कोई अंतर होता है। टॉयलेट जाता है तो शिल्पा और सुल्ताना दोनों को मिलता है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। कांग्रेस अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलाम हो चुकी है। कसम संविधान की बड़ी बहस में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता LJP रामविलास। आप सभी का हमारी इस बड़ी बहस में स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या यह माना जाए कि 2024 के लिए पीएम ने एजेंडा सेट कर दिया है, मुद्दा सेट कर दिया है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, अंतिम व्यक्ति के कल्याणकारी योजनाओं का सुगम संचालन, यह प्रधानमंत्री की नीति का हमेशा से अंग रहा है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पहली बार जब अटल जी की सरकार आती है तो लोगों को जो है वो खाद्य सुनिश्चित किया जाता है। 2 रुपये किलो में उसको खाद्य उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल आता 80 करोड़ लोगों को, विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ है।
उनके कार्यकाल में 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड इश्यू कर दिया जाता है, 11.8 करोड़ लोगों के घरों में नल से जल पहुंचा दिया जाता है, शौचालय की योजना पहुंचती है, लोगों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचती है। तो आप मुझे बताइए, इतने सारे कार्यकाल हुए, अन्य कार्यकालों में गरीब के कल्याण के लिए समर्पित सरकार, साथ ही साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी, तो कहीं जब आप जाइए, कहीं ट्रेन में बम फट जाए, कहीं मंदिर में बम फट जाए, हाई कोर्ट पे बम फट जाए, आए दिन होती थी हरकतें, ठीक है, पूरे देश में। कभी होटल ताज जो है खतरे के साए में होता था, कभी संकट मोचन पर खतरे के साए होता था, कभी रघुनाथ मंदिर खतरे के साए में होता था। आज सामान्य नागरिक को पता है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसके मांद में घुसकर भारत की शौर्य वाली सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, एयर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, सुजाता पॉल जी, INDIA गठबंधन के पास पीएम की ओर से जो एजेंडा सेट किया गया है, मुकाबले की क्या तैयारी है? पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले जो 3 बातें बोल रहे थे उसमें परिवारवाद था। आज उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि इंडिया जो है ना इनके सामने खड़ा है। इंडिया पूरा एक परिवार है, मगर ये एक अकेले सब पे भारी, मगर लेकर चलना पड़ता है 38 गुलामों को। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि हर जगह पे हैं इनके गुलाम, पार्टी में ही नहीं, बाहर कई संस्थाओं में। ये अपनी सोच के गुलाम है, ये अपनी अहंकार के गुलाम है। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और जिसकी जीवा पर रावण सवार रहता है, अहंकार सत्यानाश की ओर उसे ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हास्यास्पद हो जाते हैं, क्योंकि 70,000 करोड़ का चक्की पीसिंग कराना था अजीत पवार को, आज वो इनके साथ है। येदियुरप्पा को तो स्वयं अमित शाह जी ने बता दिया था कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी है। हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनके ऊपर आरोप इन्होंने लगाए और आज वो इनके पाले में बैठे हुए हैं। जितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप हैं, उनके साथ क्या हुआ? समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी को भी लाना चाहूंगा चर्चा में। भाटी साहब, ये इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं ना कि 2047 तक भारत को जो है विकसित देश बन जाना चाहिए। बाकी और प्रधानमंत्री ने जो और बातें कही हैं उस पर आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है? नहीं, पहला ही बन जाना चाहिए। विकसित देश बनाने की हर भारतवासी की इच्छा है, भारत देश विकसित देश बनना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 2024 चुनाव के लिए एजेंडा तय कर दिया है, क्या ये बातें प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बोली हैं? क्या वो 2014 से लगातार बोलते नहीं आ रहे हैं? भ्रष्टाचार मुक्ति की बात तो उन्होंने 2014 में संसद में प्रवेश करने से पहले संसद के बाहर पत्रकारों ने से कही थी कि मैं इस संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका था प्रधानमंत्री जी ने, और कहा था मैं इस संसद को अपराधी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि कोई अपराधी संसद में चुनकर ना पहुंच सके, और दूसरा मैं ऐसा कानून बनाऊंगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो चुनावी चंदा है जी, तो मैं चुनावी चंदे में पारदर्शिता लेके आऊंगा, ठीक है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन उन्होंने किया क्या? अपराधीकरण पे तो कोई कानून या कोई पहल की नहीं, लेकिन चुनावी चंदे पे वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए, जिसमें आज ऐसी व्यवस्था है कि चंदा देने वाली पार्टी का नाम भी पता नहीं चलता है, चंदा लेने वाली पार्टी का भी नाम पता नहीं चलता है। ठीक है, अगर ये मिशन है, इस तरह भ्रष्टाचार दूर होगा तो भगवान बचाए ऐसे भ्रष्टाचार दूर करने वालों से जो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, ओपनिंग कमेंट इस बहस को लेकर। देखिए, भ्रष्टाचार समाप्त होने से निश्चित तौर पर देश को फायदा मिलना है, और उसका जीता जाता उदाहरण भी आपको मिल रहा है कि जितनी विदेश से निवेश हो रहे हैं भारत में, और एक साफ सुथरी सरकार से उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि क्या फायदा मिल रहा है लोगों को। क्या 2 लाख करोड़ के निवेश की बात आ चुकी है। देश में अस्थायी और स्थिर सरकार होने से विदेश में भी हम मानव के कल्याण की काम कर रहे हैं, और उससे भी हम लोगों की एक धमक बढ़ी है पूरे विश्व में। तो निश्चित तौर पर अगर पैसे यहाँ पे आते हैं तो हम लोग मजबूत हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था आज हमारी 5वीं है, निश्चित तौर पर हम लोग विकसित देश के रूप में रहेंगे। ठीक है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, गरीबी हटाने का नारा देते देते पिछले 60-65 साल इन्होंने लोग राज किया, खुद अमीर हो गए लेकिन गरीब और गरीब होते चले गए।
आज ये लोग क्या बात करेंगे इस तरह की? उत्तर प्रदेश में कोई नल कल लगाना चाहता था, कारखाना लगाना चाहता था, पाटिल साहब को भी मैं सुन रहा था, लोग घूमना तक नहीं। आज एक पर्यटन का उद्योग इतना बढ़ गया है कि वह भी एक आमदनी का और रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। तो निश्चित तौर पर और देखिए कि 9 साल के अपने शासन काल में हम लोगों ने अगर वादा किया हमारे प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो गिन चुन के अब 24 से 26 ऐसे लोग हैं जो INDIA गठबंधन में है। वो भ्रष्टों को हमने एक जगह एक गठबंधन में लाके खड़ा कर दिया है, बाकी जनता फैसला कर देगी। ठीक है। सुजाता जी, जब भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है, जो एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, ईडी हो, CBI हो या इनकम टैक्स हो, इनकी तरफ से जो भी कार्रवाई की जाती है, आप लोगों की ओर से बता दिया जाता है कि राजनीति से प्रेरित है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है तो उसमें तो साथ देना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए हमें। मैं आपको याद कराना चाहती हूं उस समय की जब प्रधानमंत्री जी आए थे दिल्ली में और उन्होंने कहा था मुझे 10 साल दे दो, मैं चेहरा बदल दूंगा। लेकिन 10 साल में जिस भ्रष्टाचार को हटाने की बात करी, जिस 15-15 लाख को हर व्यक्ति के अकाउंट में डालने की बात करी, जो 2 करोड़ नौकरियों की बात करी, जो महिला सुरक्षा की बात करी, आज वो कौन से एक भी चीज पे वो खरे उतरे हैं? नहीं तो इसमें राज्यों की भूमिका भी तो होती है ना। जब महिला सुरक्षा की बात होती है या फिर बेरोजगारी की बात होती है तो राजस्थान जो है उसमें अग्रणी दिखता है। महिलाओं के अपराध को लेकर के राजस्थान अग्रणी दिखता है, वहां कांग्रेस की सरकार है। बता तो रही हूं जी, गलत बात कह रहे हैं आप। देखिए, अगर प्रूव करें मैं गलत कैसे बोल रहा हूं सुजाता जी? और मुख्यमंत्री को बैठा के रखें, महिला सुरक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट पर मुझे गलत साबित करें आप प्लीज मैम। मैं कर रही हूं जी, बता रही हूं जी। अग्निवीर को लेकर जितने बच्चे आज आत्महत्या कर रहे हैं उसके जिम्मेदार, उनका खून किसके हाथों पे? प्रधानमंत्री के, क्योंकि ये योजना वो लेकर आए हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं आप, मणिपुर में जो घटना हुई है उस पे प्रधानमंत्री ने अब तक कितने सेकंड? NCRB के आंकड़े राजस्थान को लेकर के हैं, उस पर भी हमें डिस्कस करना चाहिए मैम। और आज भी, और राजस्थान पे मैं सब बोलूंगी, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं कोई छोड़ूंगी नहीं, कोई बात नहीं छोड़ूंगी। राजस्थान की आप जब बात करते हैं तो ABVP के 3 व्यक्तियों को, 3 कार्यकर्ताओं को जोधपुर यूनिवर्सिटी में एक बच्ची का बलात्कार करने के आरोप में 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया या नहीं? और एक पारिवारिक मामला होने के बावजूद उसको हम सामाजिक मानते हैं, और उसमें भी उस लड़की जिसको नग्न अवस्था में घुमाया उसके पति और उसके परिवार ने, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। हालत देखी थी, व्हीलचेयर में बैठे हुए थे। किया ये किसने किया? अगर मणिपुर में बेटियों के साथ कार्रवाई की गई, चुप रही सरकार, हर जगह तो यही कहा जाता है मैम। सुजाता जी, हर जगह यही कहा जाता है। खैर, मेरे पास सवालों की लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं इसमें शुक्ला जी को, प्रेम शुक्ला जी को लाना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों पर आरोप यह लगाया जाता है कि जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें आप लोग जो है दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दामन में जो है नहीं झांक के देखते। नहीं, अपने दामन पहले झांकते हैं और उसके बाद हम आपके दामन में झांक रहे हैं। और आपके दामन में झांकने पे दिखाई दे रहा है कि आपकी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी वो गबन के मामले में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जो है लॉन्ड्रिंग करते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 400 BC की बेल पर है। ये सत्य है कि नहीं है? श्रीमान राहुल गांधी बेल पर है, गालीबाजी के मामले पर जो है वो कन्विक्टेड है। तो आपका जो आपके P चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो जेल जाकर आ चुके हैं। उनके पुत्र कार्तिक चिदम्बरम, बोला चंदन जी सुजाता जी सुन लेते हैं ना, आपने अपनी बात रखी है, उसके बाद सुन लेते हैं प्रेम जी का। मैं उनको सुना ना, मैंने बहुत उनको गंभीरता से, धैर्य से, बिना रोके बिना टोके सुन रहा था ना जी। तो सुजाता जी भद्रता का प्रदर्शन करें। जी जी। P चिदम्बरम कैसे, इनके वित्त मंत्री महोदय की क्या हरकतें थी, और कोल घोटाले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोल तक कन्विक्ट है, और उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोल जिस कार्यकाल के लिए कन्विक्ट है उसमें कोल मिनिस्टर स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? आज इनके दामाद जी जो है बेल पर, इसे कौन इंकार कर सकता है? इन्होंने जिनको कर्ज दिए, नीरव मोदी, एक दावत में श्रीमान राहुल गांधी गए और टेलीफोन बैंकिंग से नीरव मोदी को लोन मिल गया, उनकी भी संपत्तियां जब्त की गई। नहीं प्रेम जी, आरोप ये लगता है, आरोप ये लगाती है विपक्षी पार्टी, आरोप ये लगाती है, आरजेडी की ओर से ये कहा गया, आरजेडी की ओर से ये कहा गया कि आप लोग जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं बाद में आपके साथ आ जाते हैं तो कमल छाप साबुन से धुल जाते हैं वो।
अरे हम तो कोई आरोप से कमल साबुन नहीं लगाते, लेकिन मुझे बताइए, मुस्लिम लीग कल तक जो है कम्युनल थी, कौन सा पवित्र जल छिड़का तो क्यों सेकुलर हो गई? कल तक शिवसेना कम्युनल थी, कौन सा पवित्र जल छिड़का की सेकुलर हो गई? कल तक राजीव गांधी के हत्यारे थे करुणानिधि का परिवार, कौन सा पवित्र जल छिड़का कि उनका अपराध समाप्त हो गया? कल तक भ्रष्टाचारी थे, बेहिसाबी संपत्ति के मामले में श्रीमान मुलायम सिंह यादव परिवार की जो दुर्गति की गई, कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी से पिटीशन करवाकर, और यही कपिल सिब्बल पिटीशनर के वकील थे जो कालांतर में अखिलेश यादव से सेटल किए यहाँ पर। और 2008 में स्वयं अमर सिंह ने एक तहलका नाम की मैगजीन को इंटरव्यू देकर कहा कि उनको सीबीआई का डर दिखाकर समर्थन लिया गया था। ये मेरे आरोप नहीं है। और संसद में कैसे नोटें उड़ी थी, ये हमारे कार्यकाल का विषय नहीं है। किस तरह से संसद में जो है अब बहुमत पाने के लिए बैंक अकाउंट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के इस तरह आरोप गिनाते रहेंगे सर तो पूरा दिन तो उसी में निकल जाएगा। खैर यहाँ पर हमें रिएक्शन लेना है जी, आरोप क्या है? ठीक है, हम इस पर जवाब लेंगे। सुजाता पॉल जी इस पर जवाब देना चाहती है, भाटी साहब को भी उस चर्चा में लाएंगे। सुजाता जी, बीजेपी बार बार ये चुनौती देती है कि यूपीए के शासनकाल में जितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, उसके मुकाबले आज एनडीए सरकार के 9 साल हो चुके हैं, एक भी ऐसा मामला ठोस नहीं है जिस पर सरकार को घेरा जा सके। कितने लोगों को इन्होंने सजा दिलाई, मगर जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी ना, अगर वहां पे भ्रष्टाचार होता तो 1947 में जब सुई नहीं बनती थी, उसके बाद हम कहां तक पहुंचे? 1950 में योजना आयोग, जिसका नाम इन्होंने बदला, और तब आईआईटी बना। 1956 में एम्स बना, 1961 में आईआईएम, एनआईडी, यानी कि विश्व स्तरीय शिक्षा अपने लोगों को हमने दी। 1954 में एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, गलती से ये अपना एनडीए ना समझ ले। 1958 में डीआरडीओ, जिससे रक्षा के क्षेत्र में हम हुए आत्मनिर्भर। मुझे पूरी बात कहने दीजिएगा। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1963 में भाखड़ा नांगल डैम, यानी कि आधुनिक भारत के मंदिर, और 1962 और 69 में आप जानते हैं इंकोस्पार और इसरो बना। लेकिन जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो अगर मैं बात करूं इनके घोटालों की, तो तड़ी पार कौन हुआ? भाई इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज गृह मंत्री इनके सो कॉल्ड चाणक्य हैं। और अडानी ने क्या क्या नहीं किया, मगर उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अडानी की प्रवक्ता बनकर बैठ जाती है हर चैनल पर। ये सुजाता जी, आपने जो तमाम उपलब्धियां बताई, मगर प्रधानमंत्री का प्रधान सुजाता जी, तमाम आपने उपलब्धियां बताई कि क्या क्या किया गया कांग्रेस शासन में। अब मैं स्टेट्स पे जा रही हूँ जी, ठीक है, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर देता हूं। 1990 में देश का सोना भी गिरवी रखा गया था। सीएजी में 7 घोटाले। सुजाता जी, 1990 में देश का सोना गिरवी रखा गया था क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी। उसके बाद नरसिम्हा राव जी जो है, उन्होंने देश का मतलब इकोनॉमी में पूरा बदलाव किया। और अभी हाल ही में जो है कांग्रेस की एक नेता की ओर से कहा गया कि भाई वो तो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए कौन क्या कह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारे पूरे देश के थे और हमारी पार्टी के थे। हमने ही बनाया था ना प्रधानमंत्री उन्हें। लेकिन मुझे बताइए, ये जो ऊपर अगस्त 2023 में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी, उस पर काफी पहले हम लोग बहस कर चुके हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की सफाई भी हम चला चुके हैं। सुजाता जी, हमने बहस में हेमंता बिस्वा शर्मा की सफाई चलाई थी। कैसे भाग सकता है? ताबूत घोटाला याद है, कारगिल का अनसब्सटेंशिएटेड था मैम, वो आरोप थे। अनसब्सटेंशिएटेड। और बताऊं क्या जी सुजाता जी, वो अनसब्सटेंशिएटेड थे, कहीं साबित नहीं हुए। 9.5 साल से बैठे हुए दूरसंचार घोटाला, रिलायंस वाला, प्रमोद महाजन के समय में। चलिए ठीक है, ये आरोप है। राजकुमार भाटी जी, चलिए भ्रष्टाचार के बाद अब बात करते हैं जातिवाद की। देखिए सुजाता पॉल जी, मैंने पूरा आपको मौका दिया। आपने जो आरोप लगाए हैं ये अदालत में, भारत की जो अदालतों में ये कहीं भी साबित नहीं हुए। जबकि कांग्रेस के ऊपर जब आरोप लगाए जाते हैं, सीडब्ल्यूजी का मामला आता है या कोल का मामला आता है, उसमें कन्विक्शंस हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जातिवाद की। राजकुमार भाटी जी, जातिवाद का मुद्दा, जातिवाद खत्म होना चाहिए। संजय राय ने जी आपके पास लौट दूंगा सुजाता जी, फिर आपको मौका दूंगा। राजकुमार भाटी जी, जातिवाद खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, जाति इस देश की एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जो जातिवाद को, जातियों को बनाने के और जातिवाद फैलाने के जिम्मेदार लोग हैं जी, वही जातिवाद पर उपदेश देते हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता में तो सबसे खराब रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का। कैसे सर? भारतीय जनता पार्टी इस देश की, मैं बोल तो रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी इस देश की अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अपने प्रधानमंत्री की जाति पोस्टर लगा लगा के बताई, होर्डिंग लगा लगा के बताई कि हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने जब राष्ट्रपति नहीं, अगर आपको इनकी तरफ से बैटिंग करनी है तो मैं तो सर मैं बस ये काउंटर क्वेश्चन करूंगा ना सर, अगर जातिवाद को लेकर मैं आऊंगा, मैं उनके पास भी जाऊंगा। जी कब 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 बताई मुझे मुलायम सिंह यादव को कोई एक बैनर बता दो जिसमें मुलायम सिंह यादव ने अपनी या किसी की जाति बताई हो। जी आपके सवाल पे रुक जाते हैं, आप बताइए मुलायम सिंह यादव ने कब घोषणा की, कब जाति बताई? आपने भाटी लिखा है, जाति चंदन जी बताइए। जी जाति नहीं है ना, चंदन जी बताइए। चंदन जी, मुलायम सिंह यादव के परिवार में नहीं अगर एक मजाक चलता था आपको सर, राजकुमार भाटी जी, मजाक चलता था कि 25 साल का होने के बाद उसके बाद तय कर लिया जाता था कि भाई किसी ना किसी पोस्ट पर जाएगा। दूसरा, जो सरकारी भर्तियां होती थी सर, चलो उसमें अधिकतर जो नाम होते थे वो एक जाति विशेष के होते थे। आप पत्रकार हैं, एंकर हैं, एक जिम्मेदार चैनल की डिबेट का संचालन कर रहे हैं जी, आपको ऐसी बेसिर पैर की और बेहूदी बातें नहीं बोलनी चाहिए। सर राजकुमार भाटी जी, पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, क्या भाषा है? अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी क्या जातिवादी पार्टी नहीं है? मुझे 5 सांसदों के नाम बताइए सर, अपनी पार्टी के सांसदों के नाम बताएं सर। देखो चंदन जी होता सर, नाम बताइए ना सर सांसदों के। जी माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसी से पता चल जाएगा सर कि ये किस जाति की पार्टी है सर। अगर आप ये तय करके बैठे हैं कि आपको एक पार्टी का पक्ष लेना, एक का विरोध करना, तो मैं क्या कर सकता हूं? आपका चैनल है, आपकी डिबेट है, मैं डिबेट छोड़ देता हूं। जी नहीं सर, आप बोलने ही नहीं दे। आपने विषय कहां उठाया था? आपने मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की सर। आप मुलायम सिंह की राजनीति सभी ने की, मैंने नहीं की राजनीति सभी ने की, जितनी भी मंडलवादी पार्टियां हैं सर, जातिवाद ही उनकी ताकत है और पीएम ने कहीं ना कहीं वो ताकत छीनने की कोशिश की है। ठीक है सर, धीरेन्द्र जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सोशल इंजीनियरिंग, मेरी बात कहां, मुझे तो मेरी बात जी, चंदन जी ये तरीका गलत है। बताइए मुझे तो आपने बोलना ही नहीं दिया। बोलिए मुझे तो आप पूरे टाइम उपदेश देते रहे। ठीक है, नहीं मुझे बोलने दे आप। हाँ बोलिए। मैं बहुत माफी के साथ मैं बहुत कोशिश करता हूं कि एंकर्स के लिए और चैनलों के लिए कटु शब्दों का प्रयोग न करूं। कोई नहीं सर, आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बहुत माफी के साथ ये कहना चाहता हूं जी। नहीं मैं साहब बोल रहे तो यार बीच में टोकते रहोगे तो कैसे बोल पाएंगे? मैं बहुत माफी के साथ ये कहना चाहता हूं, ऐसे पत्रकार के बौद्धिक ज्ञान पे मुझे तरस आता है जो पिछड़े वर्गों की बात करने को जातिवाद बताता हो। जी, आपको अध्ययन की जरूरत है, अपने दिमाग को साफ करने की जरूरत है। आपके दिमाग में जातीय गंदगी भरी हुई है जी। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछड़े वर्गों की बात करना सामाजिक न्याय की लड़ाई है जी, वो संवैधानिक लड़ाई है। ठीक है, वो संविधान व्यवस्था करता है। ठीक है। जातिवाद वो होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री की जाति बताई, राष्ट्रपति पद की जाति बताई। जब रामनाथ कोविंद जी को प्रत्याशी घोषित किया, बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जाति बताई। उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो बीजेपी के लोगों ने बाकायदा पोस्टर लगा के, बैनर लगा के ये बताई हमने किस किस जाति के मंत्री बनाए हैं। जी, इसे जातिवाद कहते हैं। ठीक है। सांप्रदायिकता और जातिवाद में बीजेपी का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। अब मुझे तो उत्तर देने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। जी, आप ही के पास आ रहा हूं। धन्यवाद जी। देखिए, श्रीमान मुलायम सिंह यादव के गुरु चौधरी चरण सिंह के जमाने में अजगर का फार्मूला दिया गया, जिसमें अ से अहीर, जैसे जाट, ग से गुजर, र से राजपूत होता था। और ये जातिवादी नारा नहीं था तो क्या था? कृपा करके मुझे बताएं। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि पीसीएस बीच में नहीं चिल्लाऊंगा मैं, आप बोलो। विशेष के बीच में नहीं चिल्लाऊंगा। पास कर देने कारण मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ मित्र? मैं तो आपको सुन ही रहा था ना, मैंने कहीं आपकी रोक टोक तो की नहीं। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए अब आप। हाँ, आराम से सुनिए, आप बोलो। श्रीमान मुलायम सिंह बहुत आराम से कार्यकाल में आपकी तरह आप नहीं कहूंगा ब्राह्मण नहीं, ठीक है। श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने जब 1993 में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, चोर, आहिर, गणरिया हैं लतखोर, बाकी सब हैं DS4,
का नारा लगाने वाले, इतना जाति नारा कह है, रहे हैं इतना आपराधिक नारा है, इतना जाति और आपराधिक नारा लगाने वाले बहुजन समाज पार्टी के साथ जब मिलकर ये चुनाव लड़ रहे थे तो जातिवाद से तो उनका कोई लेन देन ही नहीं था। जब जाति के नाम पर जो है सारे थानों में एक जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां हुई, एक जाति विशेष के लोग पीसीएस परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए और बाद में हाईकोर्ट ने उन नियुक्तियों को निरस्त किया। ये कोई हमारे कहने पर नहीं हुआ, ठीक है। मजहब पूछकर इन्होंने आतंकवादियों को रिहा कर दिया। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये उठता है, उनको कालांतर में मृत्युदंड दिया। देखिए यहाँ ये तो भी होता है कि जो है ये जातिवाद कहां करते हैं? सर प्रेम शुक्ला जी, आरोप ये लगाए जाते हैं कि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग की, छोटी पार्टियां जो थी उनको अपने साथ जोड़ा। आप करें तो सोशल इंजीनियरिंग और दूसरी पार्टियां करें तो जातिवाद। सवाल ये उठता है, नहीं समझ लीजिए, सामाजिक समरसता में एक दूसरे के प्रति विद्वेष का भाव तो नहीं होता है जी, लेकिन जब आप सामाजिक संघर्ष प्रारंभ करते हैं, श्रीमान मुलायम सिंह यादव, श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के साथ उत्पीड़न की सर्वाधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्या संकेत देती हैं? सुश्री मायावती के साथ जो कुछ गेस्ट हाउस में हुआ वो क्या संकेत देता है? ठीक है सर, वो जाति संघर्ष नहीं था, वो राजनीतिक मामला था। ठीक है, हम सामाजिक समरसता को जो है बाद में संस्थापित करने के पक्ष में, ठीक है, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने बाद में सामाजिक मिलकर भी चुनाव लड़ा था। ठीक है, सुजाता पॉल जी, जातिवाद को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बहन भाई, मगर ये तुष्टीकरण जो बोलते हैं यही तो करते हैं तुष्टीकरण। अभी तो जातियों में विभाजित करते करते अभी मैंने सुना था कि प्रधानमंत्री की तरफ से बातें करी जा रही हैं, भाजपा की तरफ से बातें करी जा रही हैं कि माइनॉरिटीज से बातें करो, उसमें पसमंदा मुसलमानों से बातें करो। अरे बाकी मुसलमानों से भी बातें करो, वो भी आप ही के देश के लोग हैं। और जब तक सबका साथ नहीं होगा तो सबका विकास कैसे होगा? केवल विनाश कर रहे हैं। जाति जनगणना के खिलाफ ये हैं, मगर कपड़ों से पहचान लेते हैं। याद है ना आपको कपड़ों से कैसे पहचान हैं प्रधानमंत्री जी? दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं और जो मणिपुर में आदिवासियों के साथ हो रहा है, वो क्या हो रहा है भाई? ये अगर आप जातियों के बीच की लड़ाई को खुद मान रहे हैं तो यानी कि इसको बढ़ावा आप दे रहे हैं। जब राष्ट्रपति बनाते हैं, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी हो या द्रौपदी मुर्मू जी हो, तब आप बताते हैं जी कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी थे, अब रामनाथ कोविंद जी दलित हैं और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो आदिवासी हैं। मगर जब कहीं पूजा अनुष्ठान होता है तब उनको नहीं बुलाया जाएगा। तो ये इनके जातिवादी चेहरा है। सच्चाई है कि सबसे बड़े जातिवादी यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जी सुजाता जी, जातिवाद और सांप्रदायिकता की जब बात होती है, अभी हाल ही में स्कूल का एक विवाद हुआ था जहां पर जो पीड़ित छात्र था मुस्लिम था, तो राहुल गांधी का ट्वीट भी आया। लेकिन जब जय श्री राम का नारा लगाने पर जो है छात्र की पिटाई हुई कठुआ में, तब कोई ट्वीट नहीं आया। तो सांप्रदायिक तो सभी हैं मैम, हर पार्टी के दामन में दाग हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए हर घटना जहां से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है वो गलत है। लेकिन जिस तरह से बजरंग दल और वीएचपी का इस्तेमाल किया गया नू में या किया गया मुजफ्फरनगर में, मैम मुजफ्फरनगर वाली जो घटना हुई उसमें सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, कठुआ वाली में नहीं। मैं बता रही हूं उसके सब जगह बिगड़ा, लेकिन कठुआ की बेटी क्योंकि वो बकरवाल थी इसलिए उसका जब बलात्कार हुआ तो ये भाजपा सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है मैम? उस जुलूस में विरोध सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता ना मैम? नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ आपको। और अगर कहीं नहीं, मैं पूरा जवाब दे रही हूँ, आप सुनने का धैर्य रखा करें। और इसलिए अगर मुजफ्फरनगर की बात आप करेंगे तो हर जगह पे जहां पे भी गलत होगा वो गलत ही होगा। लेकिन अगर वहां पर आप उस वीडियो को देखें, उस ऑडियो को सुने जो उस वक्त आया था 2013 में, तो अच्छी तरह से ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ हमेशा रहता है दंगे भड़काने में। मैम आप पुरानी घटनाओं पर जा रही है, मैंने हाल का जिक्र किया था। मैम आप शायद मुद्दे से, आप उस मुद्दे से वाकिफ नहीं है सुजाता जी। तो मैं बोलूंगी नहीं, आप जो मुजफ्फरनगर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो हाल की घटना है के साथ, वो इसीलिए हुई है। ठीक है,
नहीं, मैं दोनों के का जिक्र कर रही हूँ। मुजफ्फरनगर का इतिहास तो बता दूं तो मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है उससे हमने क्या सिखाया? हमने ये बताया कि अगर किसी एक समाज के बच्चे हो तो दूसरे समाज के बच्चों से हम तुम्हारे को थप्पड़वाएंगे। यही तो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और क्या है? आप बैठा दीजिए ना, अभी आप लोग भी तो बैठाते हैं वो धर्मगुरु के नाम पे एक मजहब के लोगों को। मैं तो ये पूछ रहा था कि कठुआ वाले मुद्दे पर राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया था। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी, देखिए, ठीक है, आप काफी धैर्य से काफी बातें सुन रहे हैं वहां पर। जी, जातिवाद और सांप्रदायिकता को लेकर के आपका रिस्पॉन्स? ये लोग तो अभी बोल रहे थे कि सांप्रदायिक हम लोग नहीं है। आज जो स्टालिन का बयान आया है, क्या वो सांप्रदायिकता नहीं है? क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? इसका ये जवाब दे। आज हमारी बहन ये चिल्ला चिल्ला के सुजाता जी बोल रही है, निर्वस्त्र करके राजस्थान में उसी महिला को घुमाया गया और उस पर ये बोल रहे हैं कि ये परिवार का मामला है। इनको खराब नहीं लगता है क्या? इससे भी बेशर्मी की कोई बात हो सकती है क्या? पूरी कमेटी बनके संसदीय जैसे मणिपुर गई थी, क्या उस तरह से राजस्थान जाएगी? या इनके कोई भी नेता, श्रीमान राहुल गांधी जी जो अभी आजकल मटन बनाने के रेसिपी डाल रहे हैं वीडियो बना के, एक ट्वीट करेंगे उस संबंध में? नहीं करेंगे। तो समाजवादी पार्टी को भी मैं सुन रहा था, इन लोगों का तो नारा ही है MY क्या कहलाता है? जात कहलाता है। बिहार में इनके रिश्तेदार हैं, वही कर रहे हैं MY। अब नया उसका नामकरण दिया है PDA। अरे इन लोगों का तो वही हालत रहा है और यहाँ पर भी हल्ला करते। जिनका अतीक जो है प्रतीक रहा हो जी, इस तरह की प्रशासन दिया है इन्होंने, कोई छुपा हुआ है क्या इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा? जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं और आज लंबी लंबी बातें कर रहे हैं मणिपुर के अलावा। क्या मणिपुर की बेटियों के लिए दर्द है तो राजस्थान की बेटियों के हम छोड़ दें क्या? ठीक है, चलिए, हम सभी उन मुद्दों पर पहले भी बहस कर चुके हैं, तो इस बहस में फिलहाल हमारे पास समय की सीमा है। लेकिन एक चीज साफ है कि सांच को आंच नहीं होती और जनता को तय करना है कि किसके दावे, किसके एजेंडे पर उसे यकीन करना है। और इन सब के बीच 2024 तक निश्चित तौर पर सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेट करने की कोशिश करेंगी और प्रधानमंत्री ने भी वही कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।